अब की बार एक समय था जब चुनावी रैली चुनाव जीतने का सबसे बड़ा हथियार हुआ करती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। Yo, नमस्कार भारत एंड जय हिंद टू द ओजी जिसका हर पल देश के नाम। अब भारत का चुनाव प्रचार काफी हद तक डिजिटल हो चुका है। मोदी को जाएगा अपना फर्स्ट वोट। ये इतनी भीड़ क्यों है यहाँ? अरे प्रधानमंत्री रोड का उद्घाटन कर रहे हैं। पर ये तो पहले की रोड बनी हुई है। अब एक ट्वीट से भारत में राजनीतिक भूचाल आ जाता है। बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज हो रही है और एक वीडियो पूरे चुनावी माहौल को बदल देता है। राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं। डिजिटल विज्ञापनों पर 381 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए, जिसमें लेकिन इसी के साथ कई चुनौतियां भी बढ़ गई है। ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। कैसे सोशल मीडिया ने राजनीति को बदल दिया है, कौन इस गेम का मास्टर है और कौन इस गेम का शिकार, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इंटरनेट भारत में 1986 में आई थी। तब भारत सरकार ने ईआरनेट यानी एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क को लॉन्च किया था। इसके तहत आईआईटी जैसे कुछ खास संस्थानों को लैन के जरिए जोड़ा गया। उस समय आम लोगों के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करने की कोई सुविधा नहीं थी। आम लोगों तक नेट 15 अगस्त 1995 को पहुंचा। तब विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि तब इसकी रफ्तार बहुत धीमी थी और कीमत बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी यहीं से वो कहानी शुरू हुई जिसने भारत के लोगों को पूरी तरह बदल दिया। इंटरनेट के आने के बाद हर जगह साइबर कैफे खुलने लगे। लोग ईमेल करना और चैटिंग करना सीखने लगे। बीजेपी देश की पहली पार्टी बनी जिसने अपनी वेबसाइट को लॉन्च किया। 99 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ईमेल कैंपेनिंग की शुरुआत हुई, लेकिन राजनीति में यह बदलाव बहुत धीमा था। असल क्रांति अभी आने वाली थी, सोशल मीडिया की क्रांति। 3 अप्रैल 1973 की बात है। मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर अमेरिका के एक सड़क पर एक कोने में खड़े थे। उनके हाथ में एक अजीब सा डब्बा था। उस डब्बे के ऊपर कुछ बटन लगे हुए थे। उसके बाद उन्होंने उस डब्बे पर कुछ नंबर डाला और फिर उसे कान के पास लगाकर बात करने लगे। I'm calling you from a cell phone, but a real cell phone, personal, handheld, portable. ये दुनिया की पहली मोबाइल कॉल थी। मार्टिन कूपर ने जिस मोबाइल से बात की थी उसे बनाने में आज के हिसाब से करीब 10 लाख डॉलर यानी करीब 8 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च आया था। इसके ठीक 10 साल बाद 1983 में दुनिया का पहला मोबाइल मार्केट में लॉन्च हुआ। तब मोटोरोला ने डायनाटेक 8000X को लॉन्च किया था। इस मोबाइल का वेट 1 किलो 100 ग्राम था। इसे चार्ज करने में 10 घंटे लगते थे और फिर इससे मात्र 30 मिनट बात कर सकते थे। इसकी कीमत $3,995 डॉलर थी। साल 2000 के आसपास मोबाइल फ़ोन सस्ते होने लगे। उसी दौरान भारत में GPRS नेट आया। GPRS आते ही फ़ोन पर नेट चलने लगा। हालांकि तब इसकी रफ्तार बहुत स्लो थी, लेकिन फिर भी लोगों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। फिर सोशल मीडिया का दौर आया। 2004 में गूगल ने ऑरकुट को लॉन्च किया। ऑरकुट के आने के बाद लोग ऑनलाइन दोस्ती करने लगे। फिर 2006 में फेसबुक लॉन्च हुआ। फेसबुक के आते ही पूरा गेम बदल गया। अब लोग लाइक्स और कमेंट्स के पीछे भागने लगे। फिर अगले साल यानी 2007 में एक बड़ा धमाका हुआ। Today, Apple इस साल एप्पल ने आईफोन को लॉन्च कर दिया। and we are calling it iPhone. फिर अगले साल गूगल की ओर से धमाका हुआ। इस साल गूगल ने एंड्रॉयड फ़ोन को लॉन्च कर दिया। इसके बाद मोबाइल फ़ोन का पूरा बाजार बदल गया।
फिर अगले साल ट्विटर और यूट्यूब भी मार्केट में आ गए। फिर 2010 में भारत में 3G आया। इसी साल इंस्टाग्राम भी आ गया। फिर अगले साल 2011 में व्हाट्सएप भी मार्केट में आ गया। 2011 तक भारत में सोशल मीडिया फैल चुका था, मगर राजनीति अभी भी इस बदलाव से अनजान थी। उसे अभी भी आने वाले तूफान का अंदाजा नहीं था। और फिर आया 2011 का अन्ना आंदोलन। सोशल मीडिया की असली ताकत 2011 में देखने को मिली। तब अन्ना हजारे ने जन लोकपाल की मांग को लेकर दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया था। फेसबुक और ट्विटर सभी जगह अन्ना छा गए थे। क्या आम और क्या खास, सभी अन्ना के पक्ष में पोस्ट कर रहे थे। फेसबुक पर इस आंदोलन के पेज का इंटरेक्शन रेट 0.7% थी, जो भारत के टॉप 10 पेजों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक थी। 16 अगस्त 2011 इसी दिन अन्ना को गिरफ्तार किया गया था। उस दिन अन्ना ने एक वीडियो संदेश जारी किया था। और गिरफ्तारी से पहले अन्ना हजारे ने एक संदेश रिकॉर्ड किया। क्या अपील की उन्होंने देश से, सुनिए। देशवासियों, अब आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो गई है। क्या मेरे गिरफ्तारी से आंदोलन रुक जाएगा? उस वीडियो को लाखों लोगों ने यूट्यूब पर देखा था। यूट्यूब पर न्यूज कैटेगरी में उस वीडियो ने उस महीने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। गूगल पर सर्च किए जाने वाले लोगों में अन्ना हजारे टॉप पर पहुंच गए थे। सोशल मीडिया इस आंदोलन के लिए कितना बड़ा हथियार था, इसे इस बात से समझिए कि 17 अगस्त को दोपहर 3 बजे इस आंदोलन के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया गया और लोगों से 1 घंटे बाद इंडिया गेट पर इकट्ठा होने और फिर जंतर मंतर तक मार्च करने के लिए कहा गया। इस 1 घंटे में इंडिया गेट पर 15,000 से अधिक लोग जमा हो गए थे। इसी तरह फेसबुक के एक पोस्ट पर 50,000 लोग कैंडल मार्च करने निकल पड़े थे। हालांकि ये आंदोलन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। लोकपाल तो बन गया, लेकिन इस देश में करप्शन नहीं रुका। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आ गई। उसने इस कानून में कई संशोधन कर दिए, जिसके बाद करप्शन करने के कई रास्ते फिर से खुल गए। लोकपाल के पास उतनी ताकत नहीं रही जितनी अन्ना चाहते थे और बाद में ये मुद्दा ही ठंडा पड़ गया। लेकिन इस आंदोलन ने जनता को जागरूक कर दिया। सोशल मीडिया के रूप में जनता को एक आवाज मिल गई। अब जनता सोशल मीडिया के जरिए सरकार से सीधा सवाल करती है और कई बार सरकार को जवाब भी देना पड़ता है। कई बार सरकार को जनता के आगे झुकना भी पड़ता है। जैसे इसी साल स्कूलों में बच्चों को महाराष्ट्र की सरकार ने अंडे देना बंद कर दिया था। सोशल मीडिया पर जब लोगों ने इसका विरोध किया, तब सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। इसी साल यूपी में एक प्राइमरी स्कूल की गेट से शहीद वीर अब्दुल हमीद का नाम हटा दिया गया था। जब सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज उठाया, तब सरकार को फिर से वही नाम लिखवाना पड़ गया था। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जब सोशल मीडिया पर जनता की आवाज के आगे सरकार को झुकना पड़ा है। ये सब अन्ना आंदोलन से ही शुरू हुआ है और ये सब कोई छोटी बात नहीं है। अन्ना के आंदोलन के अगले साल दिल्ली में एक और बड़ा आंदोलन हुआ। 16 दिसंबर 2012 को हुए दिल्ली गैंगरेप केस ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक आंदोलन खड़ा हो गया था। दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप की घटना ने देश भर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। हम ये चाहते हैं कि उसको चौराहे में खड़ा होकर उसको फांसी मिलनी चाहिए। यहाँ पर सब लोगों को और यहाँ पर खड़ा करके उनको हम सारी लड़कियां मारेंगी और जितनी भी औरतें हैं सब मारेंगे। उनको पब्लिकली सजा देनी चाहिए ताकि कोई दरिंदा आज के बाद ऐसी हरकत करने की सोचे भी ना। पुलिस के आंसू गैस, तेज पानी और लाठी चार्ज के बावजूद लाखों की संख्या में लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे। All these people, of course, demanding that the rapists or the people who have been arrested should be hanged. That's the kind of sentiment we are getting. ट्विटर पर यह मुद्दा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था। The situation here becoming bad once again. If my camera person can just pan those shots.
फेसबुक पर लोगों ने कई कैंपेन शुरू किए थे। Change.org पर लाखों की संख्या में लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन साइन किए थे। 2 साल में 2 बड़े आंदोलन होने के कारण कांग्रेस की सरकार बैकफुट पर आ गई थी। उसी दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। राजनीति के मैदान में कूदने के बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी की आज दिल्ली के संसद मार्ग पर पहली बैठक हुई। 2 बड़े आंदोलन के बाद ऐसा माहौल तैयार हुआ कि कांग्रेस का दिल्ली से सफाया ही हो गया। We accept the verdict of the people in all humility. Naturally, this result calls for deep introspection. 15 साल सीएम रही शीला दीक्षित अपनी विधानसभा सीट तक नहीं बचा पाई। शीला दीक्षित को नई दिल्ली विधानसभा सीट में करारी शिकस्त दी है अरविंद केजरीवाल ने 22,000 वोटों से हरा दिया है। इसके बाद लोकसभा चुनाव की बारी थी। कैसे उस इलेक्शन में फेक न्यूज और फेक तस्वीरों के जरिए माहौल तैयार किया गया। धार्मिक ध्रुवीकरण से लेकर विपक्षियों को ट्रोल करने तक कैसे सोशल मीडिया हर रणनीति का गवाह बना। कैसे एक नासमझी के कारण कांग्रेस इस पूरे खेल में हाशिए पर चली गई। जानेंगे अगले वीडियो में।